हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये जीएस पॉइंट का घटना चक्र है जो 2022 का एडिशन है और इसमें जो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे पॉलिटी के, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बता दें कि इस बुक में जो भी मतलब वन लाइनर दिया गया है वो सारा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ के ही आप लोग रिवीजन के तौर पे इस बुक को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। या तो आप लोग वीडियो के माध्यम से कर ले, जिनके पास ये बुक है वो बुक के माध्यम से कर ले, लेकिन एग्जाम देने से पहले एक बार इस बुक को जरूर कवर करके आप लोग जाएँ। और फिर जब एग्जाम दे के आएँ तो फिर एक बार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंसन करें कि हाँ आपको इससे फ़ायदा हुआ था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का है। तो पॉलिटी का सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास। देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेन का टिक लगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं मिलेगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहला है कि कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका स्थापना जो किया गया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ये इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। और कब आया था? 1883 में। इस भी जरूर याद रखेंगे आप लोग। उद्देश्य उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन इस भी जरूर याद रखेंगे। फिर है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। फिर है भारत का संघीय न्यायालय के स्थापित किया गया था। तो भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में। और ये पूछा जा रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो अधिनियम पूछा जा रहा है। तो ये अधिनियम था भारत सरकार का अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। अब दिया हुआ कि सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है, इसमें दिया हुआ है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये जो किया गया था, नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। अब है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित में द्वारा पड़ी थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी थी वो 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के तहत। उसके बाद है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था उसकी विशेषता थी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। अब है कि ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो 1858 का जो अधिनियम आया था उसके तहत भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। अब है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। तो 1909 के अधिनियम द्वारा, जिसको मार्ल मिंटो सुधार भी कहा जाता है, तो मार्ल मिंटो सुधार या 1909 का अधिनियम कह सकते हैं इसे, तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी। अब है भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा।
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और आरबीआई का विगठन 1935 में ही हुआ था, यही अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद है नोट में दिया हुआ है कि पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुआ था। राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित पहली बार कब हुआ था? 1861 में, लेकिन बाद में उसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रेरित किया गया। अब है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 ने। उसके बाद है थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो भारत में संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन की शक्तियां थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी, इसे देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषता थी वो था, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वतंत्रता से सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। ये 1935 की प्रमुख विशेषताएं थी। अब है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो केंद्र में पूछा जाए तो 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ये जो किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावंचित किया जाना। उसके बाद है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसीलिए यह और भारत का सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल लिया मतलब स्रोत लिया गया है वो 1935 के चार्टर एक्ट से ही मतलब ये भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा संविधान का जो स्रोत है वो लिया गया है। उसके बाद है बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। अब है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख व्यक्ति। उसके बाद है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे वो थे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन के अलावे श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम 1946 में जो गठित हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का सदस्य थे ये लोग। आगे है कथन दिया हुआ है। कथन ए में है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। कारण पढ़ते हैं कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये कथन जो है कारण गलत है, बस कथन सही है। ए सही है आपका, आर गलत है। भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम.एन. राय के द्वारा। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय के द्वारा 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा। अब है संविधान सभा के बारे में सही कथन है। तो संविधान सभा के बारे में जो सही कथन है इसे एक एक करके पढ़ते हैं।
तो इसने बड़ी संख्या में समितियां की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी प्राप्त प्रतिनिधि दिया गया। तीसरा है, इसी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। और अगला है, वह बहुदलीय निकाय थी। ये सब जो भी स्टेटमेंट है वो संविधान सभा के बारे में सही कथन है। अब अगला पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। अब है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष या संविधान निर्मात्री इन्हें कह सकते हैं। वह शासन अधिनियम जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में हुआ था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 से 45 में 1926 और 45 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 4 दिन के बाद। उसके बाद है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अगला देखते हैं। अब है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ये कथन जो है भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित सही कथन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो संविधान सभा को बनाने के लिए कुल 11 अधिवेशन किया गया था। कितना? 11। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा में समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या 12 हो गई थी। अब है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा। मतलब भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णमाचारी थे। उसके बाद है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद है, संविधान सभा के प्रारूप में अस्थायी उपाध्यक्ष नामित किए गए थे फ्रैंक एंथोनी को। ये कौन थे? फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य 6 थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के. एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, मोहम्मद सादतुल्ला, वी.एल. मित्र और डी.वी. खेतान थे। ये 6 व्यक्ति थे। नोट में दिया है कि इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन.एम. माधव राय तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। अगला है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था संविधान सभा में। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। अब है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी को इसे लागू करने की घोषणा की गई थी। अब है कि भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत यानी अपनाया गया था या अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। आप लोगों में से कितने लोगों को संविधान की प्रस्तावना याद है? बस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना से। कहाँ से थे? भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना से थे। अब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु। जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में। अब दिया है कि सही कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन पर उपबंध किया। ये दोनों कथन जो है सही है। अब कथन ए में दिया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या ये कथन सही है? एक मिनट, हाँ, तो कह रहा है कि भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल करता है, ऑप्शन सही है ये। इसको एकीकृत संविधान कहा जाता है। तो इसमें दिया है कि ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिक्स का। आइवर जेनिक्स का कथन क्या है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिक्स का यह कथन है। अगला है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से।
उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे कहते हैं कहाँ के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारत का सर्वोच्च चीज क्या है? संविधान ही है। भारत के राजनीति में सर्वोच्च संविधान है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिकल रिव्यू की संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह है कनाडा। भारतीय संघवाद कनाडा के संविधान से ली गई है। सॉरी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से बस न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर अलग है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में ही सिर्फ है। ये न्यायिक पुनरावलोकन भारत और यूएसए के संविधान में ही है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये जो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये भारत के संविधान और अमेरिका के परिसंघ दोनों में सेम है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया का। हम लोग 3 सूची के बारे में पढ़ते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए हैं आयरिश गणतंत्र से। अब है सही सुमेलन इस प्रकार है। तो संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है, फिर स्रोत दिया हुआ है, उसे मिलाते हैं। तो मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया हुआ है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया हुआ है। शासन की संसदीय प्रणाली ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन यूके। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। उसके बाद है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से या आयरिश के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य का संबंध कनाडा का संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। इसे रूस को क्या कहते हैं? पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। अब कथन ए में है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। यह कथन सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान अमेरिका का है। पहला लिखित संविधान किसका है? पूर्ण रूप से अमेरिका का। अब पढ़ेंगे संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है, प्लीज़ एक बार आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग 465 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 465 है, वैसे 395 है। अगर ए बी ये सब लगा दिया जाता है तो टोटल 465 हो जाते हैं। अब है कि भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद हैं 395। अभी बताए हैं कि अगर ABCD लगा दिया जाए तो 395 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 है। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुसूचियाँ थी 8। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। बाद में 4 जोड़ा गया है। बाद में 4 कौन कौन जोड़ा गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
अब है सही कथन है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। आप लोग का आंसर मिल ही गया, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करने का कि कौन कौन सा संविधान अनुसूची जोड़ा गया है लास्ट में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। वर्तमान गणना के अनुसार 25 भाग है। वर्तमान गणना के अनुसार 25 भाग है, लेकिन भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, 8 अनुसूचियां नहीं, यहाँ पे 12 अनुसूची होना चाहिए, 12 अनुसूची होगा। उसके बाद है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह भाग 2 है। अब है सही सुमेलित है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया है। मौलिक कर्तव्य 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है। संघ भाग 5 में है और राज्य भाग 6 में है। तो सबसे पहले नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ और 6 में राज्य। आप लोग इसे सीरीज वाइज याद करेंगे। उसके बाद है सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। राज्य, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में दिया है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए में दिया है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। सही सुमेलित है प्रावधान और संविधान के भाग। एक एक करके पढ़ते हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया है। पंचायत भाग 9 में है। नगर पालिकाएं भाग 9 का ए है। निर्वाचन भाग 15 में है। अधिकरण भाग 15 के ए में दिया है अधिकरण, और सहकारी समिति 9 के बी में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में और आपात उपबंध भाग 18 में दिया है। अब है भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध है संविधान के भाग 5 यानी आर्टिकल 76 में। भारत के महान्यायवादी का संबंध आर्टिकल 76 और भाग 5 में है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध से। भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान है भाग 17 में। भारत में संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है भाग 13 में। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है वो भाग 9 है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के 11 अध्याय 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है वह पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची, पहला आर्टिकल, ये सब जो है सब संघ और राज्यों के क्षेत्र के बारे में ही विवरण करता है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची सूची को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की पहली अनुसूची आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में जिस एक का आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए वो अनुसूची पहली है। अब है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित है, इसे पढ़ते हैं। तो तृतीय अनुसूची में जो दिया है वो पहले दिया है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो शपथ अनुसूची 3 में दिया हुआ है। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है आर्टिकल 60 में। उसके बाद है सही सुमेलित है। चतुर्थ अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करता है। षष्ठम यानी छठी जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है विशेष उपबंध, और अष्टम
अनुच्छेद ये अनुसूची 8 में क्या है, भाषाएं, 9 में है भूमि सुधार। आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है सही सुमेलित है, सूची 1 सूची 2। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों का। 8वीं अनुसूची भाषा है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। आगे पढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू थे। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोएल्हो केस जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना या नियोजन का विषय समवर्ती सूची है। अब है सही सुमेलित है। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं और वर्तमान में 98 है। संघ सूची में इससे भी ज़्यादा है, 102 के आसपास है शायद। उसके बाद राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 47 पहले प्रविष्टियां थी, अब कितना हो गया है, 52 हो गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। तो जानवरों की क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले से है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन दिया हुआ है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। अब है सही सुमेलित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत, राज्य में सीटों का बंटवारा 4वीं अनुसूची में है, दल बदल 10वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची में शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया वह 42वां संशोधन था। अब है सही सुमेलन इस प्रकार है, विषय और सूची दिया हुआ है। तो वन ये समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। शेयर बाजार संघीय सूची का विषय है। आगे देखते हैं। सही सुमेलन है। केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अपशिष्ट विषय में केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। अब है सही कथन है। तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान के वो प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं वो है राज्य के निदेशक तत्व, ग्रामीण और इकाई स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। ये सब जो है भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है वो है 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा, जनगणना। ये जो है बैंकिंग, बीमा और जनगणना ये सब 7वीं अनुसूची यानी संघ सूची के अंतर्गत है। कृषि, गैस और गैस संकर्म विषय है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है वो है रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। ये सब संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे, पुलिस का। पंचायती राज विषय सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची 3 में शामिल है वो दंड प्रक्रिया संहिता है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किया गया है सूची 3 समवर्ती सूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है।
संविधान वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमिका खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंगीकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, वो 5वीं अनुसूची है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, वो 5वीं अनुसूची में। अब दिया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए विशेष उपबंध किया गया है। अब है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, जो अभी हम पढ़े थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। इसीलिए दोनों सेम कहा गया है। अब दिया है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया आर्टिकल 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या 29 है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है वो विधायिका नहीं रख सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 117 में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत 117 आर्टिकल में आता है। अब है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल 117 है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है 312 आर्टिकल में। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है अनुच्छेद 301 में। अब है सही सुमेलित है। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के क में है। अब दिया है सही सुमेलित है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। अब है सही सुमेलित है। सूची दिया है एक में कि संविधान का अनुच्छेद और उसमें विषय दिया हुआ है, इसे सही देखना है। तो अनुच्छेद 124 में दिया है संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में है नागरिकता। अनुच्छेद 352 में है आकस्मिक प्रावधान या राष्ट्रीय आपातकाल जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। अब है सही सुमेलित है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार कहता है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा या नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सही सुमेलन इस प्रकार है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना आर्टिकल 2 में है। विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में है। राष्ट्रपति का विधायक को अनुमति देने अनुच्छेद 111 में है का अधिकार है। राष्ट्रपति को विधायक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में है। सही सुमेलित है। सूची 1 से सूची 2 में देखना है। सूची 1 में है अनुच्छेद और सूची 2 में है अंतर वस्तु। तो अनुच्छेद 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 15 में मिल जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 170 में है राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 के ख में दिया है उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 है स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो हटाने वाला तीनों को एक साथ याद करते हैं। अनुच्छेद 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रबंध। अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अब है कि अनुच्छेद 323 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण। 324 में है निर्वाचन और 330 में है
लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य, 280 में वित्त आयोग और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। अब पढ़ना है अनुच्छेद और राज्य। तो 371 के क में नागालैंड राज्य के बारे में, 371 के ख असम, 371 का ग मणिपुर और 371 का घ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सही सुमेलित है संस्थान और अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है आर्टिकल 148 के अंतर्गत है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है। आपात स्थिति की घोषणा आर्टिकल 352 में है। अखिल भारतीय सेवाओं 312 में है। संवैधानिक संशोधन अखिल भारतीय सेवाओं अनुच्छेद 312 में है और संवैधानिक संशोधन 368 में है और अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 में है। अब है अनुच्छेद 17 में असंप्रभुता का अंत है। अनुच्छेद 18 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और अनुच्छेद 352 में आपात की स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अब है सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 212 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 में है किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। आर्टिकल 226 में है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति और 227 में है सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 241 में है। अनुच्छेद 75 के ए में है कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उसके बाद है कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति। अनुच्छेद 42 में है शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। आर्टिकल 45 में है। अब है सही सुमेलित है। तो भाग 9 जो है वो पंचायत से है। 9 के क में नगर पालिका, ख में सहकारी समितियां और अधिकरण जो है भाग 14 क में अधिकरण है। अब पढ़ेंगे उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका में दिया है कि निम्नलिखित अवतरण में रिक्त स्थान पर होगा। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना ऐसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया हुआ है ये 26 नवंबर 1949 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया जाता है। अब है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? वो प्रस्तावना में किया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। अब है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था तो संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है
संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज। ये जो है प्रस्तावना के संबंध में सही क्रम है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। ये पूछा भी जाएगा आप लोगों से कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था वो अखंडता था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। संविधान की उद्देशिका का संबंध सही है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या अंतर्गोत्य उद्देशिका बना। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव इसी को ही बाद में क्या का उद्देशिका कहने लगा। और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, इसका संशोधन किया जा सकता। ये उद्देशिका के बारे में कथन है। अब है संविधान की प्रस्तावना विधिक रूप से स्वरूप है। तो संविधान की प्रस्तावना में विधिक रूप स्वरूप क्या है? वह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अब कथन 1 में दिया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही, ये प्रस्तावना में भी हम पढ़े ही हैं। उसके बाद है इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो आर ए दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है। आगे देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्द से। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद का है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है वो है लोक कल्याण। हमारे जो प्रस्तावना है उसमें लोक कल्याण की चर्चा नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय का। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है वो उद्देशिका है और इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह एक संविधान सभा का आत्मा है और अनुच्छेद 32 में यह दिया हुआ है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली भी कहा गया है। तो प्रस्तावना को संप्रभु और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कौन कहा है? के.एम. मुंशी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था भीमराव अंबेडकर ने। बेरुवाड़ी, सज्जन सिंह, गोलखनाथ तथा केशवानंद भारती वादों में से किस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुवाड़ी वाद में यह दिया हुआ है कि संविधान में प्रस्ताव उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यह जो था बम्बई बनाम यूनिफ ऑफ इंडिया वाद में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया केशवानंद भारती विवाद में। भारत के संविधान में उद्देशिका में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय का। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला है संविधान में दिए गए आमुख्य के संदर्भ में सही कथन है, न्यायालय में लागू नहीं होता है। महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता है, शासन करने में के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। यह जो भी कथन है संविधान के अमुक संदर्भ में सही कथन दिया हुआ है। अब है कि सही कथन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अब पढ़ेंगे शासन प्रणाली, इसको इसी में कंप्लीट करते हैं। तो ये दिया हुआ है कि ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है संप्रभुता। भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। भारतीय संविधान के जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह संसदात्मक है। भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदात्मक है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ किया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है कि अध्यक्षात्मक सरकार, ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार द्वारा हटाई जा सकती है, उसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। धर्मनिरपेक्ष राज्य संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपतीय पद्धति सरकार से भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है, वो है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अब है कि भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को सांसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये दोनों निहित है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में। अब है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। आगे देखते हैं। भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। ये तीनों जो चार जो दिया हुआ है भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत का लक्षण है। अब है सही कथन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत की संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। सुशासन की विशेषता नहीं है लाल फीताशाही में। सुशासन की विशेषता नहीं है लाल फीताशाही। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। राज्य हर जगह है, यह अंतरालय शायद ही कोई छोड़ता है। यह व्याख्या कल्याणकारी राज्य का है। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता।
उसके बाद है अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। सही कथन है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान परिसंघीय भी निर्धारित होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान है असतः कठोर और असतः लचीला। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली अंतर है न्यायिक समीक्षा का। विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार। कथन 1 में दिया है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये सही है, और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। तो AR सही है, किंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब है भारत के संविधान का संघीय लक्षण है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। अब है कि भारत संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है इखड़ी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध। अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। बहुत सारे देश में है जो वंशानुगत चलता आ रहा है। उसके बाद है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ये जो है भारत के संघीय व्यवस्था से संबंधित कथन है। कथन 1 में है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। AR दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी सही व्याख्या नहीं है। अब है कि अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कार्यपालिका की प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अगला है अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कथन में दिया है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, परोक्षतः, और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो दोनों AR सत्य है और RA का एक मान्य स्पष्टीकरण भी है। अगला है A में कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, और R में दिया है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो AR दोनों सही है, लेकिन R जो है सही स्पष्टीकरण है किसका? A का। अब फिर कथन दिया है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। R गलत है, भारत एक संघीय राज्य है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। R में दिया है कारण में कि विविधताओं के समंजन में से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो AR दोनों अपने आप में सत्य हैं और RA की सही व्याख्या भी है। कथन दिया है कि महिला, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। सत्य है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये दोनों कथन सत्य है और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। अगला है कथन दिया हुआ। कथन 1 में है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, और कारण दिया है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली तत्व समाहित है। तो RA दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी करता है। कथन A में है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। सही है,
भारत में एक स्वतंत्र नगरपालिका न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षीकरण का अधिकार है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब है कि भारतीय संविधान है प्रकृति में संघात्मक किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघ राज्य पद्धति है, संघवाद होने वाली इकाइयों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी है। अब है कि भारतीय संघवाद वह सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है के सी विकर ने कहा। भारत का संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन केसी विकर का है। संविधान की संघात्मक के दंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता, यह कथन जो है वी आर अम्बेडकर का है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, यह जो है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उसके बाद भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया हार्वर्ड साइमन ने। विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है फ्रेंड डब्ल्यू रिंग्स। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या की गई है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। समाज में समानता होने का एक नीति निहारता है उस विशेष अधिकारों का अभाव। अब है राष्ट्रीय प्रतीक। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे इसमें कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो प्रतीक है वो न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो यानी कि तीलियों की संख्या कितनी है? 24। राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल 52 सेकंड का होता है। जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर और राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। तो ये था हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। तो 1-1 घंटे का 3 से 4 वीडियो आप लोगों को आएगा, उसके बाद यह पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। मैं कोशिश करती तो मास्टर वीडियो बना सकती थी, लेकिन मोबाइल से एडिट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। मास्टर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड नहीं कर पाती मैं, मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं इसे 1-1 घंटे का वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।